अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इसराइली फौज ने गजा पर क़यामत ढा दी। फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर से बैक वक्त गजा पर बमबारी की गई। बमबारी से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सैकड़ों शहादतों का खदशा है। अल शती पनाहगुज़ीन कैंप पर आज फजर के वक्त बदतरीन हमले के बाद गजा की तबाही को दुनिया से छुपाने की कोशिशें भी की गईं। सहूनी फौज ने गजा में कम्युनिकेशन और इंटरनेट सिस्टम तबाह कर दिया। गजा की पट्टी में इंटरनेट और फोन नेटवर्क मुकम्मल तौर पर काट दिया गया, जिससे 22 लाख बाशिंदों का बैरूनी दुनिया से राबता ही मुनक़ता हो गया है। राब्ते के लिए मसाजिद के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद तरीन असलहे से लैस इसराइल के मुकाबिल हमास कमज़ोर तरीन आज़ादी पसंद तहरीक है। इसराइल के मुकाबिल कमज़ोर तरीन क़ुव्वत होने के बावजूद हमास ने ज़्यादातर इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया, जबकि इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जारहियत करके इंसानी अलमिया की तारीख रकम की है। पिछले 24 घंटों की सूरत हाल हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। इसराइली फोर्सेस का गजा में अब 3 अतराफ से हमला है। इसराइली फ़िज़ाइया, ज़मीनी और बहरिया के तौर पर भी हमले किए गए हैं। इंटरनेट की मअतली, गजा पर ज़मीनी हमले किए गए हैं। इसराइली बमबारी से मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 7,500 से ज़ायद हो गई है। 15 एहलकार अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के भी इसमें हलाक हुए हैं। बैन अक़वामी फ़रीक़ैन और UN के असम्बली का इजलास भी हुआ। इसमें खतूत भी लिखे गए। प्रेशर बढ़ाने की सूरत हाल भी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी तारिक हबीब ने, जो कि इस वक्त लबनान में मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए हैं, तीनों अतराफ से ये हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन का कितना नुकसान हुआ, शहादतें कितनी हो चुकी हैं अब तक? ये है कि कल इसराइल ने 20वें रोज़, यानी जो इस जंग का 20वां रोज़ था, इसराइल ने गज़ा पर हमला किया। और ये हमला इसराइल ने उस वक्त किया जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। तो शायद एक इसराइल ने ये दिखाने के लिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को कितनी अहमियत देता है, उसने गज़ा पर हमला किया। और ये हमला इतना शदीद था कि इसमें इसराइली बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़ज़ाइया शामिल थी। और 4 मकामात से इसराइल की बर्री फ़ौज ने दाखिल होने की कोशिश की। और एक जो इसराइल की कोशिश जो थी वो ये थी कि गज़ा का दर्रा जो इलाका है उस पर कब्ज़ा करके गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि उन्हें मज़ीद जो है वो जानी और माली नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पर जो हमास है, इसका अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सख्त मुज़ाहिमत की। और ये मुज़ाहिमत ऐसी थी कि जो इसराइल के मारे गए शब खून के बाद जब सूरज तुलू हुआ तो उसने देखा कि मुकम्मल तौर पे इसराइली फ़ौज पीछे हट चुकी है, बहुत बुरी तरह शिकस्त खा चुकी है। जो फ़ौज पहले इसराइली गज़ा की सरहद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर होती थी, वो अब 17, 18, 20 किलोमीटर तक दूर जा चुकी है, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। ठीक है तारिक, ये बताइएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डैमेज किया गया है, लोग एक दूसरे से राब्ते नहीं कर पा रहे, तो लोगों को वहाँ पर किन किस्म की मुश्किलात का सामना है, और बैरूनी दुनिया से जो राब्ता कटा है उसकी क्या सूरत हाल है? दूसरा सवाल है उसमें ये आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है मुनक़ता कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। रात में इसराइल ने हमले से पहले मुनक़ता किया था कम्युनिकेशन सिस्टम, और उसकी कोशिश ये थी कि गज़ा को जो है वो काट दिया जाए आलमी दुनिया से। लेकिन इस पर एक बार फिर जो है वो हमास के जो इंजीनियर्स थे वो एक्टिव हुए, उन्होंने ये सारी चीज़ें बहाल की। इसराइल किसी भी तरीके से हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड का रब्ता दुनिया से और इंटरनल गज़ा में मुनक़ता नहीं कर सका था। लेकिन अल-क़स्साम और असाम के हमास के इंजीनियर्स ने वहाँ पर जो इसराइल की तरफ से गज़ा का मवासलाती निज़ाम मुतासिर किया गया था, उसको भी 70% तक, अब तक की इत्तलात के मुताबिक 70% तक। तारिक हबीब, आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ साबिक सफ़ीर हैं, माहिर बैन अक़वामी अमूर है, डॉक्टर जमील खान साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके जानिब आऊँगा। ये पिछले 24 घंटे की सूरत हाल और ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हमने देख ली। वो जो हमारा एक मुस्तकिल सेगमेंट बन चुका है, अब के मैप के ज़रिए हम लोगों को ये बताते हैं और हम आपकी गाइडेंस लेते हैं। हम एक मैप अपनी स्क्रीन पर दिखाते भी हैं, और आप काइंडली इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, इस वक्त वहाँ पर किस किस्म की तब्दीलियाँ हो रही हैं? इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब मैदान में आ रहे हैं, जंग बढ़ने का ख़तरा मज़ीद बढ़ चुका है सर अब? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो इस वक्त आज का जो फोकस है वो गज़ा प्रॉपर पे रहेगा।
بیکاز اس کے اندر بھی چانسز ہیں، جس طرح آئی تھنک طارق حبیب صاحب مینشن کر رہے تھے کہ گراؤنڈ اوفینسو جو ہے اس کی کوشش کی جائے. جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوا ہے آئی تھنک اس میں بھی دو وجوہات ہیں. نمبر ون کہ ڈیفینیٹلی دے وڈ ناٹ لائک القسام بریگیڈ یا باقی جو غزہ میں لوگ ہیں کہ وہ انفارمیشن شیئر کر سکیں، لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا وہاں پہ ایکٹیو ہے، تو اگر گراؤنڈ اوفینسو ہوتا ہے اس میں اسرائیلی کیجویلٹیز ہوتی ہیں یا ان کے ٹینک تباہ ہوتے ہیں یا لیٹ سے ان کی آرٹلری گنز کو نقصان پہنچے، تو اس کی ویڈیوز سامنے آئیں گی اور آئی تھنک ان کو عزیمت اٹھانا پڑے گی. لیکن سر طارق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی جب اٹیمپٹ کی گئی آئی تھنک 3-4 جگہوں پہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ایک تو ڈیفینیٹلی دے وانٹ ٹو کٹ آف غزہ. اگر غزہ کا آپ دیکھیں تو اس کے اندر اوپر غزہ سٹی ہے، دین درمیان میں بیسیکلی نصرت کیمپ ہے، پھر خان یونس اور پھر رفح کروزی، 4 آپ کہہ لیں بڑے آپ سٹیز کہہ لیں. تو اس میں دے ول ٹرائی ٹو کٹ اٹ فرام دا سینٹر. اور پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب ان کا offensive ہوا تو اسی طریقے سے ہوا تھا. اس کے اندر ابھی جو بختر بند دستے آپ کو نظر آ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ، جو بیسیکلی نبتوت اور سدروت سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور ڈائریکشن اگر آپ ایروز کی دیکھیں تو اسی طریقے سے کہ غزہ کو نارتھ غزہ کو کٹ کیا جائے اور سینٹر سے ایک رستہ بنایا جائے. اینڈ دین وی کم ٹو دا ساؤتھ، نگیو ڈیزرٹ میں آ جائیں، یہاں پہ بھی آرمر کنسنٹریشن یا ٹینکس کی نظر آ رہی ہیں. پھر ویسٹ میں اگر آپ جائیں میڈیٹرینین سی میں ان کی نیوی ڈپلائڈ ہے، ایون امریکن ایئر کرافٹ کیریئر گروپ بھی آ چکا ہے جو لیفٹ باٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر آ جاتی ہے رفح کراسنگ. سو آل ٹولڈ اٹ واز اے میسو اسالٹ جو رات کو ہوا، اور ساری رات الجزیرہ وغیرہ لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے، ٹوٹل بلیک آؤٹ نظر آ رہا تھا. اور جو لوگوں کے پیارے ہیں مین بھائی ہیں لیٹ سے جو اوورسیز ہیں غزہ سے جو کمیونیکیٹ کر کے خبریں لیتے تھے، تو وہ بالکل بلیک آؤٹ تھا. سو اس لحاظ سے آئی تھنک اٹ واز اے میسو اسالٹ. لیکن خبریں یہی ہیں کہ گراؤنڈ اوفینسو میں چونکہ حماس کے پاس ابھی تقریباً 35,000 to 40,000 فائٹر ہے، تو اس میں جو گراؤنڈ اوفینسو تھا جس طرح طارق صاحب بتا رہے ہیں، اس میں میرے خیال ہے انیشلی ناکامی ہوئی ہے. جنہوں نے ریکانسنس فورس کی کوشش کی، کچھ کیجویلٹیز بھی ہیں، اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ شاید ایسٹ آف غزہ باہر نکل کے لڑے ہیں حماس والے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا آئی تھنک اس میں نتن یاہو نے کل ایک پروپیگنڈا کیمپین شروع کی، جس کو آئی تھنک اگر آپ ٹائم دیں تو I'll just highlight کہ اس نے کہا جی کہ ہر ہاسپٹل کے نیچے ایک ٹنل سسٹم ہے اور بنکرز ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں لوگ. ابھی میں اسرائیل کی طرف جاتا ہوں، 1951 سے سول ڈیفنس لا وہاں پہ نافذ ہے. ہر گھر، ہر بازار، ہر ہاسپٹل اور ہر گورنمنٹ کی بلڈنگ کمرشل ایریا کے نیچے میسو ٹنلنگ نیٹ ورک ہے اور پورا شہر ہے نیچے، بیکاز دے نو اٹ کہ ان کی یہ لڑائی والی جگہ ہے. اس کے اندر امریکن فنڈنگ ہے، ان کا اپنا پیسہ ہے، جوش لابی کا ہے، اور نیچے لگزوریس ہالز ہیں، ڈانسنگ فلورز بنے ہوئے ہیں. اور اس میں جب بھی آپ نے دیکھا راکٹ اٹیک ہوتا ہے، ابھی لاسٹ ٹائم آئی تھنک دیر واز سم منسٹر فرام یورپ، اور وہ پھر نیچے چلے گئے تھے ایئرپورٹس پہ. تو آلریڈی تل ابیب یا بڑے شہر ہیں ان کے نیچے پورا انتظام ہے جس کے اندر بلینز آف ڈالر لگا ہے. اور ایک طرف اگر غریب جو غزہ کے لوگ ہیں اگر انڈر گراؤنڈ لیٹ سے شیلٹر بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ ملٹری انسٹالیشن. سو آئی تھنک دس از ویری ویری شیمفل آن پارٹ آف نتن یاہو. اس پہ بڑا پروپیگنڈا اور انڈین میڈیا نے بڑا اٹھایا جی دیکھیں نیچے جو اسپتالوں کے نیچے کیا کریں. تو کیا کریں؟ ابھی اس کا مطلب ہے کہ وہ مباری میں مارے جائیں، مائگریٹ بھی نہ کر سکیں، ان کے رستے بھی بند کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ انڈر گراؤنڈ کوئی، اور وہ بھی سارا ہاتھ سے کھودا ہوا سسٹم ہے جس میں آپ کہہ لیں روڈیمنٹری قسم کے پیسیجز ہیں. بالکل بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، چونکہ ہمارے نمائندے خصوصی طارق حبیب صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں لبنان میں. طارق حبیب صاحب یہ بتائیے گا اس وقت اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، علاج معالجے کی کیا صورتحال ہے؟ جو ایندھن ختم ہو گیا تھا اس کا بندوبست کیسے کیا جا رہا ہے وہاں پر اب؟ جب کل غزہ پر جب اسرائیل نے بمباری شروع کی ہے تو اس سے پہلے جو اسرائیلی ترجمان تھے انہوں نے زمینی حملے کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا. جب اسرائیلی ترجمان نے زمینی حملے کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو جاری ہونا شروع ہو گئی جو فلسطین کے سب سے بڑے اور معروف ہاسپٹل شفا ہاسپٹل کی تھی. اور وہ یہ ویڈیو جاری کر کے ساتھ یہ الزام لگا رہے تھے کہ حماس کی جو کمانڈ ہے وہ اس ہاسپٹل کی بیسمنٹ میں موجود ہے. اس وقت اس شفا ہاسپٹل میں فلسطینیوں کی بہت بڑی تعداد جو زخمی ہے وہ شفا ہاسپٹل میں موجود ہے، اور اسرائیل اس اینیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ وہ شفا پہ بمباری کرنے جا رہا ہے اور اس کی یہ بمباری اس کی نظر میں ٹھیک ہوگی. وہ اس کو جواز کے طور پہ اس اینیمیٹڈ ویڈیو کو سامنے لے کے آیا تھا. یہ صرف ایک ہاسپٹل کی بات نہیں ہے. اسرائیل نے اس ٹائم تک جو اطلاعات ہیں اور جو وہاں سے ہمارے ساتھی رپورٹرز بتاتے ہیں جن سے رابطہ ہے، جو غزہ کے اندر کی صورتحال بتا رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نے
टारगेट करके गज़ा के 70% से ज़ायद अस्पतालों को जुज़वी नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन जो 40% हॉस्पिटल हैं वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस कर दिए गए हैं। ठीक है, तारिक हबीब साहब जो कि गज़ा में इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है हम तक पहुंचा रहे थे। हम डॉक्टर जमील खान से भी बात करेंगे और ब्रिगेडियर साहब से भी बात करेंगे, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम यहाँ इसराइली बर्बरियत पर दुनिया का रद्दअमल भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे और आपको हम 2 इमेजेस दिखाने जा रहे हैं जो कि कल मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ ने गज़ा पर इसराइली बमबारी के बाद जो है सैटेलाइट तस्वीर जो हैं वो जारी की हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक जानिब जो जंग से पहले का गज़ा मौजूद है यानी कि 7 अक्टूबर से पहले का, और दूसरी जानिब जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं वो टोटल डिस्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है। गज़ा जो है बड़ा गुंजान आबाद ये इलाका है और यहाँ पर 23 लाख की इसकी आबादी है, बुलंदोबाला इसकी इमारात हैं, ज़्यादातर इसमें 40% बच्चे हैं और ये जो है वो लोग जो बैरूनी इमदाद पे गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो मैसिव डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गई है, आप देख सकते हैं कि शायद ही कोई इमारत रह गई हो, शायद ही कोई एरिया रह गया हो जो कि इससे इफेक्ट ना हुआ हो, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। डॉक्टर जमील खान साहब, जमील साहब भी आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, विजुअल्स चल रहे हैं, मासूम बच्चों की हम तस्वीर भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं और वहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है। हर आने वाला दिन जो है वो गज़ा के बासियों के लिए मजीद मुश्किलात लेकर आ रहा है। सर, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात ज़ाहिर है डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। हत्ता कि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अगर ग्राउंड इंट्रूजन हुई तो पूरी मिडिल ईस्ट के लिए ये बहुत खतरनाक मामला होगा जिसे संभाला नहीं जा सकता है। और सऊदी अरब ने अपने ऑफिशियल चैनल से अमेरिका के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ये बावर कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कोई जूं कानों पर नहीं रेंग सकी इजराइल के, इसलिए कि जो मकसद है वो कुछ और है। देखिए ना, एक ग्रोह है हमास का जिसमें फाइटर्स जो कि फाइट कर रहे हैं अपनी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ने के लिए, जिसका कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का अख्तियार है। उसके बावजूद वो न उनको उसका अख्तियार दिया जाता है और फिर ये फ्रीडम फाइटर जिनको कि जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत ये अख्तियार है कि वो मज़ाहमत करें, अपनी एक्यूपाइड लैंड है उसको खाली करवाएं और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वो अख्तियार उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के ताकतवर मुल्क है और जिसकी की एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसकी की गम्माजी कल हो गई कि जब लबनान ने अपने बाकी 40 ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें कि सर फहरिस्त यूएई भी था और इजिप्ट और ओमान, इन्होंने मिलकर जब एक रेजोल्यूशन पेश किया तो उसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर कर दो। वो कौन सा कह रहे थे कि भाई आप कुछ और कर दो, सीज फायर कर दो ताकि जो भी मामलात हैं आगे फिर बाद में चलाया जाए। लेकिन उस पर 2/3 मेजॉरिटी एग्री नहीं हो रही थी। फिर 2/3 मेजॉरिटी को एग्री कराने के लिए चेंज किए गए अल्फाज, बजाय इसके सीज फायर के उन्होंने कहा चलें आप ट्रूस का लफ्ज इस्तेमाल कर लें और ट्रूस ताकि ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो सके। तो चलें, ये तो बात रही अपनी जगह पर, लेकिन एक सियासी और अखलाकी फतह बहरहाल हुई है जनरल असेंबली में कि वेस्टर्न कंट्री के बहुत सारे ममालिक ने इसका वोट दिया है और उसमें तकरीबन 120 ममालिक जिन्होंने इसके हक में वोट दिया और 45 ने अब्सटेन किया, 14 ने मुखालफत की। ये वही 14 हैं जिन्होंने इजरायली हुकूमत को शह दी हुई है और जो अपनी कुमक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या इस तमाम तर सूरत हाल से जितनी चीजें आपने बताई हम देख भी रहे हैं, काफी दिनों से चल भी रहा है, इससे कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, इसमें 2 तरीके हैं ना प्रेशर बिल्ड करने के। यकीनन आपके सवाल का 2-3 लफ्ज में जवाब ये है कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल सबसे बड़ा फोरम है जनरल असेंबली का, लेकिन इसकी कोई इम्प्लीमेंटिंग अख्तियार नहीं है, नॉन बाइंडिंग इसके रेजोल्यूशन होते हैं। लेकिन बहरहाल एक राय पूरी दुनिया की आपको मालूम हो जाती है। ये जिस तरह की पूरी दुनिया की एक असेंबली है, इसमें तमाम दुनिया के लोग रिप्रेजेंटेड हैं। 193 कंट्रीज यानी पूरी दुनिया इसमें रिप्रेजेंटेड है और पूरी दुनिया का आपने देख लिया मिजाज ये है कि उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से एक बात लो दुनिया के सामने रख दी, एक रेजोल्यूशन सामने रख दिया। लेकिन अगर डिठाई से कोई ना माने इसको, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल उनके हाथ में है,
सिक्योरिटी काउंसिल में जो 3 दफा रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश बिल्कुल। की गई, यही पास करने की कोशिश की गई कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दे दो, उसको भी वीटो कर दिया ठीक जाता हो गया है। सर आगे तो बढ़ते हैं। लिहाजा अभी ब्रिगेडियर साहब आपकी चले पाऊंगा सर। 3 हफ्तों से जायद का वक्त गुजर चुका है, हर रोज हम इस बात का इंतजार करते हैं जंग बंदी होगी। आपने देख लिया इररिकवरेबल लॉस इस वक्त गजा को पहुंच चुका है, मजीद भी पहुंच रहा है। सर हालात आपको कहां जाके ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं अब? आई थिंक इसमें लॉस पे थोड़ी और भी बात करें। जो आज के फिगर्स हैं 15,000 टन गोला बारूद आप कहने फेंका गया। सो दिस इज नाउ क्रॉसिंग हिरोशिमा न्यूक्लियर वेपन। और अगर आप डेंसिटी देखें तो हिरोशिमा से ज्यादा है गजा की। यहाँ पे 22 वहाँ पे तो शायद 80-90 हज़ार बंदे की कैजुअल्टी हुई थी, शायद लेस देन दैट। सो इमेजिन कि ये कितना डेंस इलाका है। दूसरा जो है इसमें यूएस ने इनको दिए हैं बंकर बस्टिंग एमुनेशन, जिसका मतलब है अगर कोई बच्चे खुच्चे फलस्तीनी नीचे हैं, शेल्टर्स में हैं, तो उनको भी उड़ाया जाए। और मेनली बहाना लगाया जाए नेतन्याहू ने किया कि जी ये शायद अंडरग्राउंड फोर्सेज हैं। अभी इसमें आई थिंक नॉर्दर्न फ्रंट आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हुआ है। सीरिया के अंदर टारगेटिंग हुई है और जिस हम पहले मेंशन करते रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे कुछ ज्यादा कर सकेगी। थोड़ा सा मेंशन इंडिया का भी करूंगा कि इन्होंने एब्सटेन किया है। जो हद है मुनाफकत की कि अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक तरफ हो जाते और उसमें अपना वोट डालते, तो एब्सटेन करने का मतलब यही है कि बेसिकली वो आंख बंद कर ली उन्होंने और टेक्निकली सपोर्ट किया है इजराइल को। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में अंडरस्टैंडिंग हो कि जहाँ खड़े होने की बात आएगी कभी भी इंडिया खड़ा नहीं होगा। अभी आज जो मुतारब ग्रुप है जो हमने कल भी बात की, उसमें आई थिंक जो एक्टिवेशन हुई है इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ, तो आज भी आई थिंक मिसाइल अटैक था और फिर इजराइल क्लेम कर रहा है कि हमने उसको इंटरसेप्ट किया। और जिस तरह तारिक साहब बता रहे हैं कि 30 किलोमीटर ऑन इधर साइड तकरीबन खाली हो चुका है और वॉर जोन बना हुआ है। फिर सीरिया के अंदर जब टारगेटिंग किया यूएस से, उसका रिस्पांस भी आ रहा है फ्रॉम लेट्स से अगर IRGC रिलेटेड वहाँ पे कोई यूनिट्स हैं, और फिर कतायब हिजबुल्लाह जो उसमें है इराक में, एंड देन कम्स जो हुती वो हैं। आई थिंक जब ग्राउंड ऑफेंसिव आगे चलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 में से 3 ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। वेस्ट बैंक में बहुत ज्यादा किलिंग हो रही है और अल्टीमेटली मैं वही कहता हूँ ओनस लाइज ऑन इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके भाई बहनें हैं, कि वो इस पे फिजिकली मूव करें। एंड देन ऑफ कोर्स OIC शुड एटलीस्ट गो फॉर इकोनॉमिक एंड आपके डिप्लोमेटिक बायकॉट की तरफ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, देखिए हमास ने जितना इसराइल को नुकसान पहुंचाया 7 अक्टूबर को, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो अब गजा को नुकसान पहुंच चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि हमास जो इसराइल के ट्रैप में आ गया। आपको लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए हमास तो अपनी अभी आज तो उसने नहीं, वो मज़ाहमती जो उसकी जंग है वो तो जारी है, बरसा बरस से जारी है वो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ट्रैप वाली बात तो नहीं है। तो पता था हमास को भी कि इजराइल अपने फुल माइट से आएगा। आप क्या तवक्को करते हैं एक दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक अफवाज जिसके पास तकरीबन 2,500 टैंक हों, जिसके पास आर्टिलरी सैकड़ों की तादाद में हो, तकरीबन 12,000 एयरक्राफ्ट हों, जो कि आसमान से आग बारूद, और अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि 15,000 टन जिसने के उन्होंने फेंके। और इसमें प्रिसीशन के जो बम होते हैं, ब्रिगेडियर साहब इसको ज्यादा बताएंगे, कि उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम भी इस्तेमाल होता है। इराक के लोग अब तक उसको भुगत रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर अफगानी अब तक उसको भुगत रहे हैं, और आइंदा 20, 25, 50 साल वहाँ जो बच्चे भी पैदा होंगे उस पर भी फर्क पड़ेगा, उस पर भी वो उसमें सही नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। तो इसके बहुत दूर असरात होती हैं। प्रिसीशन जो बॉम्बिंग होती है उसमें डिप्लीटेड यूरेनियम की वजह से। तो असल तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने इसको डिस्कस कर लिया, एक अखलाकी फतेह हो गई, एक सियासी फतेह हो गई, लेकिन इजराइल की दीदा दिलेरी देखें और ढिठाई देखें कि अभी रेजोल्यूशन पेश हो रहा था और इजराइल ने अपनी बम्बिंग को और बमबारी को बहुत ज्यादा तेज कर दिया, और साथ में दुनिया में ये बताना शुरू किया प्रोपेगेंडा कि हमास का जो मेन हेडक्वार्टर है अल-शफा हॉस्पिटल के नीचे उन्होंने बेसमेंट पे बनाया हुआ है, और उसको पेंटागन से तशबीह दे दी। जिस तरह हमास को तशबीह दी ISS से, यानी कि दाइश से, ताकि दाइश जैसी कार्रवाई की जाए। तो इस दफा लगता ये है कि वो जो ख्वाब देखा था ज़हूनी ताकतों ने, वो 1897 में कि एक ग्रेटर इजराइल होना चाहिए, आप अंदाजा करें कि इसको मिट्टी का ढेर बनाने के बाद
غزہ کو ظاہر اس پہ قابض ہوں گے جس طرح باقی زمینوں پہ قابض ہو گئے. ٹھیک ہے سر, اس وقت شارٹ ٹائم غزہ میں کے کون ڈاکٹر سے صاحب لوگ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شارٹ ٹائم میں جاتے ہوئے میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے جانب آؤں گا. سر اگر مختصراً آپ یہ بتا سکیں ہمیں, آخر اسرائیل کو کون روک سکتا ہے؟ جی آئی تھنک اس کا اسٹیٹ اوے جو میں نے بات کی ہے, متحرک گروپ تو آئیں گے اس کے اندر, لیکن اٹ از اسلامک ورلڈ اٹ سیلف, اور جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں مذمتوں سے ٹھیک ہے آپ ایک مورل سپورٹ تو دے رہے ہیں, بٹ جو ٹریجڈی اور آئی تھنک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹراف ہے اور اس پہ ساری چیز ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک بارڈرنگ عرب کنٹریز اگر قدم آگے بڑھائیں, آئی ایم شیور پوری وہ اس چیز کو جوائن کرے گی, اور آئی تھنک اس چیز کا ٹائم آ گیا اب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں OIC کا تو مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ انہیں اپنی بڑی ایک ڈھیلا ڈھالا سا اجلاس کال کیا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے آرٹیکل 9 کے تحت وہ سربراہوں کا اجلاس کال کر کے اس پہ کوئی فیصلہ کرتے, آئل کی پروڈکشن روکتے, کم کرتے, پابندی لگاتے, بائیکاٹ کرتے, اور سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی میں دوبارہ کوئی ریزولوشن پاس کر کے بھیجتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب جو یہ سیاسی فتح ہوئی ہے, کم از کم اس کو انکیش کرتے ہوئے سربراہان کا ایک اجلاس بلا کر اور وہ دباؤ ڈالیں اسرائیل پر, کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دباؤ بڑھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جمیل خان صاحب. بریگیڈیئر وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندہ لبنان میں جو کہ اس وقت موجود ہیں طارق حبیب صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک اور دن گزر گیا, کل دیکھنا ہوگا کہ اگلا دن کتنی مشکلات لے کر آتا ہے, کتنے لوگ فلسطین کے شہید ہوتے ہیں, کتنے زخمی ہوتے ہیں, کتنوں کو کھانا ملتا ہے نہیں ملتا. آنے والا دن کیا لے کر آئے گا یہ آپ کو کل بتائیں گے ہم. اجازت دیجیے, اللہ.